आज हम भारत की भू रणनीतिक स्थिति पर एक विश्लेषणात्मक नजर डालेंगे। तो मकसद क्या है? मकसद है भारत के उन जरूरी भौगोलिक तथ्यों को फटाफट समझना जो इसकी असली ताकत और अहमियत को बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की, वो आंकड़े जो दुनिया के नक्शे पर भारत का कद तय करते हैं। तो भारत का कुल जमीनी एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप कह सकते हैं कि यही है हमारा ऑपरेशनल थिएटर। और साइज के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, इसका विशाल आकार ही इसकी एक बड़ी पहचान है। और दिलचस्प बात यह है कि ये इतना बड़ा एरिया दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है। सोचिए, इसी 2.4% में इतनी बड़ी कहानी है। चलिए अब जरा देश की सरहदों पर नजर डालते हैं, जमीनी और समुद्री दोनों पर। अब ये आंकड़े देखिए, जमीनी और समुद्री दोनों ही सरहदें कितनी लंबी हैं। जमीनी सीमा है करीब 15,200 किलोमीटर और वहीं द्वीपों को मिलाकर समुद्री तटरेखा है 7,516.6 किलोमीटर। साफ है, इतनी लंबी जमीनी सरहद की निगरानी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले फोकस करते हैं उत्तर पश्चिमी सरहद पर। देखते हैं यहाँ हमारे पड़ोसी कौन कौन है। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा गुजरात के कच्छ से शुरू होती है, फिर राजस्थान का रेगिस्तान, पंजाब के मैदान और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़। मतलब जमीन का हर रूप यहाँ मौजूद है। और हाँ, लद्दाख की एक छोटी लेकिन बहुत अहम सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। अब चलते हैं उत्तर की तरफ, उस मुश्किल सीमा की ओर जिसे दुनिया की छत यानी हिमालय तय करता है। तो उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, इन तीनों देशों के साथ कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। ये पूरा हिमालयी इलाका जियोपॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां 3-3 देशों की सीमाएं एक साथ मिलती हैं। सोचिए, निगरानी और डिप्लोमेसी के लिए ये कितना कॉम्प्लेक्स एरिया होगा। उत्तर से अब पूरब की ओर चलते हैं, देखते हैं पूर्वी सरहद और वहां के पड़ोसियों को। पूरब में हमारी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। ये इलाका घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से भरा है। तो ये सिर्फ संस्कृति और व्यापार का रास्ता ही नहीं, बल्कि सीमा पार से आने वाली चुनौतियों के लिए भी एक बहुत नाजुक जोन है। तो बाहरी सरहदों की बात हो गई। अब जरा देश के अंदर की उन अहम भौगोलिक लाइनों को समझते हैं जो हमारे मौसम और समय दोनों को तय करती हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है कर्क रेखा, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये लाइन देश को लगभग 2 बराबर क्लाइमेट जोन में बांट देती है। ये पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर पूरब में मिजोरम तक जाती है और कुल 8 राज्यों से गुजरती है। यही वजह है कि देश में मौसम की इतनी वैरायटी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब देश पूरब से पश्चिम तक इतना फैला हो, करीब 30 डिग्री देशांतर तक, तो फिर पूरे देश में एक ही समय कैसे तय किया जाए? इसकी वजह से एक बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किल खड़ी होती है। भारत के पश्चिमी छोर यानी गुजरात और पूर्वी छोर यानी अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में करीब 2 घंटे का फर्क है। मतलब अरुणाचल में सूरज गुजरात से 2 घंटे पहले उग जाता है। तो इसका हल क्या निकाला गया? हल था एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनना, जिससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST बन सके। और इसके लिए चुना गया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को, जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसी की वजह से आज पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलती हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि भारत तक पहुंचने के रास्ते कैसे थे, जमीन से और समुद्र से। यहां एक बहुत दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। हजारों सालों तक उत्तर में हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा रहा, जिसने जमीनी रास्तों से आना जाना मुश्किल बना दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दक्षिण का प्रायद्वीप समुद्री रास्तों के जरिए पूरी दुनिया से खुला हुआ था। ज्यादातर व्यापार, विचार, कल्चर सब कुछ इन्हीं समुद्री रास्तों से आया और गया। और हाँ, भारत की द्वीपीय संपत्ति को कैसे भूल सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप। ये सिर्फ द्वीप नहीं, बल्कि हमारे दक्षिणी समुद्री इलाके में बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। अब आखिर में हम ये समझते हैं कि कैसे मॉडर्न डेवलपमेंट्स ने भारत की इस सेंट्रल लोकेशन को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। ये नंबर देखिए, 7,000 किलोमीटर। 1869 में जब स्वेज नहर खुली तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी सीधे सीधे 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इसने व्यापार और कनेक्टिविटी की दुनिया में क्रांति ला दी।
और यह नक्शा उसी बात को साफ दिखाता है। भारत हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में बैठा है, जो यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले सबसे अहम समुद्री रास्ते पे है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत का भूगोल उसे एक सुपर कनेक्टेड सेंट्रल लोकेशन देता है। 21वीं सदी में जब व्यापार और ताकत की बात आती है, तो इस लोकेशन का असली मतलब क्या है? ये सोचने वाली बात है।